जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 11 के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज पहला चैप्टर है पदार्थ के समान रूप। पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं कि पदार्थ है क्या। तो वह वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है तथा हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उनका अनुभव करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट, ऑक्सीजन, वायु, जल। देखिए पदार्थ क्या है। तो पदार्थ सीधी सीधी परिभाषा है कि वह वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसका द्रव्यमान होता है और उन्हें हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस। ठोस जिस पदार्थ के आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, उन्हें ठोस कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर। दूसरा द्रव। द्रव अवस्था ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे जल, ईथर, अल्कोहल, पेट्रोल इत्यादि। तीसरी है गैस। गैस ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैस कहते हैं। जैसे वायु, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। अब चौथी अवस्था प्लाज्मा। 5वीं अवस्था बोस, आयंस, टीन, बोस आयंस के कंडेंसेट। ये दोनों के बारे में हम आगे चलते हैं, अर्थात जब स्नातक में पढ़ेंगे फिजिक्स तो वहां पर इनकी चर्चा होगी। ज्यादातर चर्चा ठोस, द्रव, गैस। अब देखिए कौन से पदार्थ ठोस होते हैं, कौन से पदार्थ द्रव होते हैं, कौन से पदार्थ गैस होते हैं। अगर इनकी संरचना देखी जाए किसी भी पदार्थ के, तो इनकी संरचना सदैव अणु से मिलकर ये बने होते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से बने होते हैं। तो देखिए एक ये ऊपर वाला जो है, इसमें देखते हैं तो अणुओं के बीच बहुत कम स्थान है। इसकी तुलना में इसमें देखें तो ज्यादा है, और इस वाले में देखा जाए सबसे अधिक। अर्थात जिन पदार्थों के अणुओं के बीच अंतरा आणविक दूरी जितनी कम होती है, उनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल अधिक होता है, इसलिए वह एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ऐसे पदार्थ को सदैव ठोस पदार्थ कहा जाता है।
और दूसरे वाले जिन पदार्थों के बीच अंतरा आणविक दूरी जितनी अधिक होती है, तो ठोस की तुलना में द्रव में देखा जाए तो अंतरा आणविक दूरी अधिक हो रही है, इसलिए अब जब अंतरा आणविक दूरी अधिक होगी तो इसमें लगने वाला अंतरा आणविक बल कम होगा, अर्थात इसलिए इनके अणुओं के बीच द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आणविक बल कम होता है। अब तीसरी अवस्था देखते हैं, गैस में क्या, गैस के सभी अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है। जब दूरी जितनी अधिक होगी उनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल उतना ही कम होगा, इसलिए गैस की आयतन और आकृति या आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसमें है कारण का भी पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि ठोस पदार्थ के आकृति आयतन दोनों निश्चित होते। कारण यही है कि ठोस के अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए इनके बीच लगने वाला आणविक बल अधिक होता है। इस कारण से ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। दूसरे में आ जाते हैं द्रव में, इनके अणुओं के बीच की दूरी द्रव ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक होती है, इसलिए जो आणविक बल लगता है अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकृति अनिश्चित होती है। अब गैस की तुलना की जाए तो गैस में इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, इसलिए इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल बहुत कम होता है, इसलिए गैस के आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पदार्थ के सामान्य गुण। पदार्थ के सामान्य गुण देखिए, पदार्थों के सामान्य गुण अभी हम बताएं कि ठोस का निर्धारण कैसे होता है, द्रव का निर्धारण कैसे होता है और गैस का निर्धारण। जिस तरीके से इनके अवस्था का निर्धारण होता है, ठीक उसी तरीके से इनके गुणों का भी निर्धारण होता है, जिसमें अंतरा आणविक दूरी जितनी कम होगी उस पे अंतरा आणविक बल अधिक होगा। तो देखिए, अब प्रत्यास्था क्या है, दाब क्या है, प्लवन क्या है, श्यानता क्या है, पृष्ठ तनाव क्या है, केशकत्व क्या है, अवस्था परिवर्तन, इन पर चर्चा करने के लिए अगर हम छोटी कक्षा में होते तो एक लाइन दो लाइन में सबकी परिभाषा दे देते, लेकिन हमको सीरियल से पढ़ना है। तो पहला हमारा चैप्टर का जो कक्षा 11 का शुरू हो रहा वो है प्रत्यास्था। अब प्रत्यास्था के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। प्रत्यास्था है क्या? हम किसी ठोस को लेते हैं और उसको दबाते हैं, किसी भी ठोस को लिए और उसको दबाते हैं, दबाने में बल लगाते हैं और जब बल लगाते हैं तो देखते हैं कि कुछ न कुछ उसके आकृति आकार में परिवर्तन होता है। जैसे ही हम अपने बल को हटा लेते हैं पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे ही प्रत्यास्थ कहते हैं। चाहे जिस पर वस्तु को ले लीजिए, रबड़ लिए, रबड़ को देखिए दबाए, हम रबड़ को दबाते हैं तो एकदम पिचक जाता है और जैसे ही छोड़ देते हैं वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। कमानीदार स्प्रिंग लेते हैं, हम स्प्रिंग को दबाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ देते हैं स्प्रिंग पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। इन सब गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। तो हम प्रत्यास्था की परिभाषा बोल दे रहे हैं, धीरे धीरे लिख लेना। तो प्रत्यास्था क्या है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए तो उसके रूप और आकार में जो परिवर्तन हो जाता है
जो परिवर्तन हो जाता है और जैसे ही हम विरूपक बल को हटा लेते हैं, जैसे ही विरूपक बल को हम हटा लेते हैं वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। विरूपक बल क्या है? जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु के रूप और आकार में जो परिवर्तन होता है उसे ही विरूपक बल कहते हैं। अर्थात ऐसा बल जो किसी वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन कर दे उसे विरूपक बल कहते हैं। जैसे हम एक लोहे की पतली चादर लेते हैं और उस चादर हमारी एकदम सीधी इसी तरीके से, चादर को जब हम बल लगाकर इसको एक वृत्त का रूप दे देते हैं तो इस चादर का क्या है? रूप बदल जा रहा है। रूप बदल जा रहा है या आकार, रूप नहीं बदल रहा, आकार बदल जा। पहले ये एकदम लंबी थी, अब क्या है? ये चादर वृत्ताकार में हो गई। तो इस पर जो बल लगाया जा रहा है उसी को कहते हैं विरूपक बल। अर्थात जैसे एक गोलाकार गेंद है, हम इस पर हथौड़े से मार दिए और ये गेंद पिचक गई। अर्थात इस जो पिचक गई और जिसके कारण पिचकी वो क्या है? वही हमारा विरूपक बल है। तो अर्थात विरूपक बल की परिभाषा लिखिए। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु के रूप और आकार में जो परिवर्तन होता है उसे विरूपक बल कहते हैं। अब देखिए इसी में प्रत्यास्था पर पुनः हम आ जाते हैं कि परिभाषा तो बता दिए, प्रत्यास्था की परिभाषा क्या है। तो उसमें थोड़ा से ये है कि कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रत्यास्थ है और कौन सी वस्तु सबसे कम प्रत्यास्थ है। तो अब इसकी तुलना कैसे करेंगे? अर्थात जब किसी भी वस्तु पर हम विरूपक बल लगाते हैं, बल लगाने के बाद, बल हटाने के बाद वह वस्तु अगर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है तो वह वस्तु सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है। और जब किसी वस्तु पर हम विरूपक बल आरोपित करते हैं या लगाते हैं तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है। वह बल उस बल पर या सॉरी कह ले वह वस्तु सबसे अधिक सुघट होती है, अर्थात सबसे अधिक कोमल होते हैं। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु होती है? जैसे तुम्हारा है हाथी का दांत, क्वार्टर, और सबसे सुघट गीली मिट्टी। देखिए अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि कौन सी वस्तु अधिक प्रत्यास्थ है, कौन सी कम। तो पहला पॉइंट है कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने के बाद पुनः जब उस पर से विरूपक बल हटाया जाए तो वस्तु जितनी जल्दी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए वह
उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। दूसरी विधि है कि हम 3 पदार्थों की गोलियां बनाते हैं, जैसे लोहा, कांच, हाथी के दांत। 3 प्रकार की गोली लिए, एक लोहे की गोली लिए, एक कांच की गोली लिए, एक हाथी के दांत को। इसको जब हम एक चिकने और स्मूथ अर्थात कठोर फर्श पर गिराते हैं, एक ऊंचाई से एक समान वेग से हम जब फर्श पर गिराते हैं, जो गोली जितनी ऊपर उठ जाए वह उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। जैसे तीनों के गोली को हम एक चिकने फर्श पर एक समान ऊंचाई समान वेग से गिराते हैं, तो टकराने के बाद पुनः जो गोली जितनी ऊंचाई अधिक ऊंचाई तक ऊपर पहुंचे वह उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। अब इस आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ वस्तु। नंबर 2 सुघट्ट वस्तु। सुघट्ट वस्तु अर्थात प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी होती है कि ऐसी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाया जाए और बल को हटा लेने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, पूर्व अवस्था में आ जाए, उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। असुघट्ट वस्तु ऐसी वस्तुएं जब उस पर विरूपक बल लगाया जाए तो वह पुनः अपनी अवस्था में न आ पाए, उसे सुघट्ट वस्तु कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ हेलो।